The rise of nationalism in Europe. The first topic is French Revolution and making of nationalism. The first concept is idea of nation. The concept of nationalism emerged in Europe during the 19th century. It marked the downfall of feudalism and the beginning of Renaissance, which literally means rebirth. राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट है, यानी कि लव फॉर ए नेशन, बिलोंगिंग टू अ नेशन, ये इमर्ज हुआ 1800s में, यानी कि 19th सेंचुरी में. और इसने क्या चीज़ किया, इसने ये चीज़ मार्क किया कि फ्यूडलिज्म का डाउनफॉल है, मोनार्की का डाउनफॉल है, और रेनेसा की बिगनिंग, एक नया पुनर्जागरण हुआ. The feeling of nationalism was illustrated by a French artist named Frédéric Sodiou. In 1848, he prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. तो ये फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, और ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोडियू ने 1848 में एक पूरी 4 प्रिंट्स निकाली, सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स निकाली, जिसमें उन्होंने अपने सपने को बताया कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक, जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स की तरह ये पूरी दुनिया बनेगी. इस तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाल के 4 प्रिंट्स निकाले थे. एंड द पेंटिंग डिपिक्टेड हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड फ्री ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. और उनके इस पेंटिंग ने उनका एक सपना, जो एक वर्ल्ड का सपना था, एक दुनिया जो कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की है कि राजा की ही मर्जी से सब कुछ चलना है, रूल्स रेगुलेशंस से चलना है, वो बिल्कुल नहीं होगा. और डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स रहेगा, यानी कि जनता ही रूल करेगी, जनता की ही मर्जी से, जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करेंगे. It also illustrated the Statue of Liberty holding a torch of enlightenment and a charter of the rights of man. और इस प्रिंट में उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखाया है. स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने अपने ये टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, यानी कि जागरण का एक टॉर्च पकड़ा हुआ है, मशाल पकड़ी है, और साथ ही साथ उनके दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन की, जो पुरुषों के जो अधिकार हैं उनका चार्टर भी था. तो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड नेशनलिज्म डोमिनेटेड द सोशल एंड पॉलिटिकल सीन ऑफ यूरोप इन द 19th सेंचुरी. तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये 3 कॉन्सेप्ट्स आए थे, इमर्ज हुए थे, और नेशनलिज्म, इस चारों ने पूरे सोशल और पॉलिटिकल सीन ऑफ यूरोप को अपने मतलब कि पूरा इन्हीं का प्रभाव था. इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और नेशनलिज्म, ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से 19th सेंचुरी ऑफ यूरोप को प्रभावित किया था इसने. अब द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड बिगनिंग एंड सैलिएंट फीचर. इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कैसे थे. 9th में आपने सारा देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस कारण हुआ और क्या क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा. तो टिल 1789 फ्रांस वॉज अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की. 1789 तक फ्रांस पूरी तरह से एब्सोल्यूट मोनार्की के अंडर में था, यानी कि वहाँ पे किंग लुई 16 थे, और बोबोन किंग लुई 16 थे. और फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ, और 1792 में फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया. उनके वहाँ के राजा को एग्जीक्यूट कर दिया गया, राजा और जो किंग और क्वीन थे उन सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया. However, the French Revolution in 1789 was an influential event that marked the age of revolution in Europe. The major outcome of revolution was the formation of a constitutional monarchy, thereby a remarkable reduction in the royal and feudal privileges. तो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किंग की जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी, और वहाँ पे 1792 में रिपब्लिक हुआ. और उस रिवॉल्यूशन का एक मेजर आउटकम, एक मेजर रिजल्ट ये था कि वहाँ पे
बाद में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, राजा तो रिपब्लिक तो था ही, लेकिन बाद में फ्रांस को फिर से राजा बना दिया गया। खुद नेपोलियन खुद एम्परर बन गया। बाद में नेपोलियन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बनाया गया और रॉयल एंड फ्यूडल प्रिविलेजेस जो थे उनमें पूरी कमी आ गई। ऑलमोस्ट सारे प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया गया। इट पेव द वे फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिगर गोल्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड नेशनल प्राइड विच कैन एप्टली बी कॉल्ड एज नेशनलिज्म। और इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक पूरा रास्ता तैयार किया एक नए गोल की, नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल फीलिंग्स, नेशनल लव, बिलोंगिंगनेस ऑफ अ नेशन और नेशनल प्राइड की, जिसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म क्या है? एक ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सेंस ऑफ लव फॉर ए नेशन है, दैट इज नेशनलिज्म। तो द रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड द सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू द पीपल। तो इस क्रांति ने, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने, जो सॉवरेनिटी थी, जो अधिकार था, जो सुप्रीम पावर था, वो अब राजा के पास से किसके पास चला गया? लोगों, जनता के पास चला गया। फ्रॉम मोनार्क टू द पीपल। द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटीजन वेर अडॉप्टेड। ला पैट्री यानी द फादरलैंड और ली सिटीजन द सिटीजन, नागरिक का कॉन्सेप्ट आया। उस धरती की संतान है, उस नेशन, उस धरती की संतान है, इसका कॉन्सेप्ट आया। द स्टेट्स जनरल वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। जो स्टेट जनरल्स हुआ करती थी फ्रांस की, वो अब उसको नेशनल असेंबली कहा गया, विच वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। और उस नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट करता था एक्टिव सिटीजन्स, जो एक्टिव नागरिक थे वो उसको इलेक्ट करते थे। फ्रेंच आर्मीज मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली इन 1790s विद अ प्रॉमिस ऑफ लिबरेटिंग द पीपल फ्रॉम देयर डिस्पोटिक रूलर्स। और जो फ्रेंच की आर्मी थी वो हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड और इटली में मूव करने लगी, ताकि पूरा एक प्रॉमिस के साथ कि जहाँ पे भी डिस्पोटिक रूलर्स हैं, ऑटोक्रेटिक रूलर्स हैं, उनको वो ख़त्म कर दिया, उनसे वो लोगों को आज़ादी मिल जाए। अब दूसरा टॉपिक आता है टाइम ऑफ पीरियड ऑफ नेपोलियन। तो नेपोलियन ने फ्रांस को रूल किया फ्रॉम 1799 टू 1815। 1792 में ही फ्रांस रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, लेकिन वो रिपब्लिक भी में भी बहुत ही ज़्यादा केओस थी। लोगों को यहाँ पे इस केओस की वजह से, अराजकता की वजह से वहाँ पे भी रेन ऑफ टेरर हुआ। लोगों को विद्रोही, अगर आप मतलब कि विद्रोहियों को एग्जीक्यूट किया जाने लगा, उनको जेल में बंद किया जाने लगा। तो इस तरह से इन सब चीज़ों से बचने के लिए या उस सब का एक लिबरेटर के तौर पे नेपोलियन उभरा। और नेपोलियन ने फिर 1799 से रूल किया टिल 1815 तक। और 1821 में सेंट हेलेना में उसकी डेथ हो गई। सो नेपोलियन ने भी एब्सोल्यूट पावर एज्यूम कर लिया एंड बाय बिकमिंग द फर्स्ट कॉन्सल। नेपोलियन ने अपने आप को पहले फर्स्ट कॉन्सल बताया। इंट्रोड्यूस द सिविल कोड इन 1804 विच ऑल्सो केम टू बी नोन एज नेपोलियन कोड। और 1804 में उसने जितने भी कानून हैं सिविल जनता के लिए, जो एक कानून का कलेक्शंस किया, और इसको नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। इस कोड ने इक्वालिटी बिफोर लॉ इस्टेब्लिश किया और जितने भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थे उसको ख़त्म कर दिया। इट ऑल्सो एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पेजेंट्स फ्रॉम सर्वडम। इसने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, जो सामंतवादी प्रथा थी, नाइटहुड था, लैंडलॉर्ड्स के पास ज़मीनें थी, उन्हीं के पास ज़मीन रखने का अधिकार था, और जितने भी जो सर्व्स थे जो उनके खेतों में काम करते थे उनको ज़मीन खरीदने की कोई अधिकार नहीं था। और उन्होंने जो किसानों को जो कर्ज देना होता था, जो सर्फडम थी कि वो उन्हीं के साथ उनकी खेतों से ही बंधे रहेंगे, वो सारी उन्होंने ख़त्म कर दिया। उनके मेमोरियल ड्यूज़ जो उनके कर्ज थे वो सबको ख़त्म कर दिया गया। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड, और जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम थी उनको काफ़ी मजबूत बनाया गया। टैक्सेशन एंड सेंसरशिप वेर इम्पोज्ड एंड मिलिट्री सर्विसेज वेर मेड मैंडेटरी। टैक्सेशन
है, हर चीज़ पे टैक्स लगाना शुरू किया गया। और सेंसरशिप की आप सेंसरशिप होती है कि अगर आप कुछ जैसे प्रेस है, प्रेस फ्री होता है तो कुछ भी नई चीज़ आप बोल सकते हैं, कुछ चीज़ों में आपको नियंत्रण रखना है तो कंट्रोल रखना है, तो ये कंट्रोल को इम्पोज किया गया। और मिलिट्री सर्विसेज को बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया कि हर एक जो युवक हैं उनको कुछ समय तक के लिए मिलिट्री सर्विसेज देनी पड़ेगी। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया ताकि एक जैसे नापने की चीज़ें, मेजरमेंट्स वगैरह एक जैसे हो और फैसिलिटेट हो जाए ट्रेड सिस्टम, व्यापार अच्छे से फैसिलिटेट हो जाए। फ्रेंच लैंग्वेज को पूरे फ्रांस में एज ए नेशनल लैंग्वेज की तरह यूज़ किया गया और जितने भी जो गिल्ड सिस्टम थे उनको ख़त्म कर दिया गया। गिल्ड सिस्टम में था कि हर एक जो व्यापारियों का एक गिल्ड सिस्टम था कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे कि गुड्स सेल और परचेज ऑफ गुड्स इन अ पर्टिकुलर एरिया में उन्हीं को एकाधिकार था, तो वो सिस्टम भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। टैरिफ्स को रिमूव कर दिया, बैरियर्स को, ट्रेड बैरियर्स और टैरिफ्स को रिमूव कर दिया। तो इस तरह से नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए जो कि जिसके बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल थे नेशनलिज्म को और डेवलप करने के लिए। अब advent of liberalism in Europe. During the mid-18th century, Europe was divided into several small kingdoms and principalities. So 18th century, mid-18th century तक यूरोप बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में और प्रिंसिपैलिटीज़ में डिवाइडेड था। द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, और उसमें नेशन स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था। 1700 में सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे, सबका अपना राजा था, उसके राज्य थे और कोई भी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। जहाँ पे भी किसी ने अपने उस एरिया को अधिकार कर लिया, चढ़ाई करी, उस पर जीत पाई तो वो उसके अधिकार में आ जाता था और जितने भी लोग, जो भी कल्चर के लोग थे, जैसे भी थे, सब उसी राजा के अंडर में हो जाते थे। तो कोई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। पीपल फ्रॉम डाइवर्स एथनिक ग्रुप लिव्ड इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में हर तरीके के एथनिक ग्रुप के लोग वहाँ पे रहते थे। द प्रोमिनेंट एम्पायर्स इन यूरोप वेयर ऑटोक्रेटिक ऑटोमन एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एम्पायर्स थे यूरोप में वो थे ऑटोमन एम्पायर और हैब्सबर्ग एम्पायर। एंड ऑटोमन एम्पायर ने रूल किया है ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, एंड ग्रीस में ऑटोमन एम्पायर था, एंड हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। तो दो एम्पायर इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट एम्पायर्स थे, ऑटोमन एम्पायर और हैब्सबर्ग एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ने ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में और ग्रीस में उनका रूल था, और हैब्सबर्ग एम्पायर ने रूल किया ऑस्ट्रिया और हंगरी में। राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड रिवोल्यूशनरीज। The middle class believed in freedom and equality of all individuals before the law. Liberalism was used to end aristocracy and clerical privileges. After the defeat of Napoleon Bonaparte in 1815, the European government adopted the idea of conservatism. So अब नेपोलियन ने क्या किया, जब नेपोलियन ने फ्रांस का वो एम्परर बना तो उसमें भी वो मिलिट्री रूलर था, तो ओबियसली उसने बहुत सारे विक्ट्रीज़, मतलब कि मिलिट्री विक्ट्रीज़ शुरू की, बहुत सारे टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करना शुरू किया, बहुत सारी जगह पे उसे जीत भी मिली। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उन्होंने वो जीतना शुरू किया। तो अब सारे जितने भी राजा लोग थे वो सब मिल के उन्होंने नेपोलियन को हराने की सोची, क्योंकि उससे क्या था, पूरा का पूरा वो खतरे में आ गया, सारा कुछ नेपोलियन के अंडर में। नेपोलियन ने ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट ऑफ यूरोप को जीत लिया था। तो अब मिडिल क्लास, पहले ये दो ही क्लास थे, एक नोबल क्लास और दूसरा नोबल एंड क्लर्जी थे, जो कि काफ़ी मतलब प्रिविलेज क्लास थे, और दूसरा था कॉमन पीपल, जिसमें कि पेजेंट्स थे, सर्व्स थे, ये लोग थे। अब एजुकेटेड मिडिल क्लास आ गए, जिसमें कि बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये टीचर्स, इस तरह के लोग आए। और मिडिल क्लास ने बिलीव किया फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल बिफोर द लॉ, और उन्होंने मिडिल क्लास ने
ये अवेयरनेस थी, उनमें था कि कानून की नज़र में सारे लोग स्वतंत्र हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। और लिबरलिज्म वाज यूज्ड टू एंड एरिस्टोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। और जो एरिस्टोक्रेटिक है, बर्थ से जो प्रिविलेजेस है, क्लरिकल प्रिविलेजेस हैं, उसको ख़त्म किया जाए। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, तो नेपोलियन की जो सारे जो किंगडम्स थे, जितने भी थे, वो सब लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया 1815 में। और फिर नेपोलियन को, और जब नेपोलियन की हार हुई तो जितने भी जो राजा लोग थे उन्होंने फिर से वापस आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म को अडॉप्ट किया। उनको यही लगा कि मोनार्की ही ठीक थी, कम से कम इस तरह से वॉर वाला टाइम नहीं था। तो कंजर्वेटिज्म वाज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institutions and customs and preferred gradual development to quick change। तो अब जो आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म था उसको बताया गया कि एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, एक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत है, जिसमें कि ट्रेडिशंस को इम्पोर्टेंस दिया गया है। जो इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मोनार्की हैं, नोबल्स हैं, क्लर्जी है, उनका इम्पोर्टेंस है, कस्टम्स का इम्पोर्टेंस है, और प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। और उन्होंने प्रेफर किया कि धीरे धीरे जो भी चेंजेस होनी चाहिए वो धीरे धीरे चेंज होनी चाहिए, रादर देन अ क्विक चेंज। क्योंकि क्विक चेंज में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, अचानक से 1789 में राजा को हटा दिया गया, उनको मार दिया गया, और फिर वो पूरा का पूरा वो सिस्टम केओस में आ गया। तो उन्होंने कंजर्वेटिज्म भी एक तरह की सिद्धांत के रूप में उसको समझा गया। आफ्टर 1815 several liberals began working in secret societies all over Europe to propagate their views and train revolutionaries। तो 1815 के बाद बहुत सारे लिबरल्स ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई पूरे ऑल ओवर यूरोप में, पूरे क्रॉस यूरोप में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी, ताकि इस तरह के व्यूज़ को, लिबरलिज्म के व्यूज़ को प्रोपोगेट किया जा सके, रिवोल्यूशनरीज़ को ट्रेन किया जा सके। और रिवोल्यूशनरीज़ वर सीन एज अ थ्रेट टू द रिस्टोर्ड मोनार्कीज एंड हेंस वर रिप्रेस्ड। और जितने भी जो रिवोल्यूशनरीज़ थे, क्रांतिकारी थे, जो इस तरह के व्यूज़ को लेकर चलते थे, उनको एज ए खतरा माना गया कि ये मोनार्की के लिए खतरा है, और इसीलिए उनको हमेशा दबाने की कोशिश की। इसीलिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, ताकि वो अपने सीक्रेटली अपने व्यूज़ को फैला सकें। Giuseppe Mazzini, a famous Italian revolutionary, was born in 1807 in Genoa। अब Giuseppe Mazzini एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था जो कि जेनेवा में बॉर्न हुआ, and he was the part of a secret society called Carbonari and founded two underground societies called Young Italy in Marseille and Young Europe in Bern। तो Giuseppe Mazzini, एक फेमस इटालियन रिवोल्यूशनरी Giuseppe Mazzini था, जो कि 1807 में जेनेवा में जिसका जन्म हुआ था, और वो एक सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट था, मेंबर था, जिसका नाम था कार्बोनारी। और उसने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को फाउंड किया, स्थापना करी। एक था यंग इटली इन मार्से एंड यंग यूरोप इन बर्न। दो जगह पे किया। मार्से में उन्होंने यंग इटली की स्थापना करी, और बर्न में उन्होंने यंग यूरोप को फाउंड किया। तो in 1831 Mazzini was sent into exile for attempting a revolution in Liguria। Mazzini believed in the unification of these small kingdoms and principalities in Italy। These societies were joined by like-minded young men from Poland, France, Italy and German states। तो 1831 में मैज़ीनी को एग्जाइल दे दिया गया, मतलब देश निकाला दे दिया गया। किस लिए? क्योंकि वो रिवोल्यूशन, लाइग्यूरिया में रिवोल्यूशन की कोशिश कर रहे थे, क्रांति लाने की कोशिश कर रहे थे। मैज़ीनी ने ये बिलीव किया कि जो स्मॉल किंगडम्स हैं और प्रिंसिपैलिटीज़ हैं इटली में, इटली भी 7 किंगडम्स में डिवाइडेड था। तो मैज़ीनी ने ये सातों को ये बिलीव किया कि ये 7 जो इटली के जो छोटे छोटे किंगडम्स, इटली जो इतने छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड है, वहाँ पे वो जितने भी लोग लाइक माइंडेड पीपल हैं, सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है, उस तरह के का पूरा एक यूनिटी होनी चाहिए, यूनिफिकेशन होना चाहिए इटली के फॉर्म में, जिसमें कि जितने भी लाइक माइंडेड यंग मैन हैं
कहाँ के, पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के और जर्मन स्टेट्स के, ये सारे लोगों के लाइक माइंडेड पीपल की यूनिफिकेशन होनी चाहिए थी। ठीक है, अब आता है एज ऑफ रेवोल्यूशन, जो पीरियड है 1830 से 1848 में। नेशनल फीलिंग, तो लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म became associated with the revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. तो रिवोल्यूशन, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म हमेशा रिवोल्यूशन से जुड़ा, यूरोप के बहुत सारे रीजन्स में, जैसे कि इटालियन, जर्मन स्टेट्स में, और जो ऑटोमन एम्पायर के कुछ प्रोविंसेस थे, आयरलैंड में, पोलैंड में, इस तरह से ये इमर्ज हुआ। द फर्स्ट अपहीवल, जो पहली अपराइजिंग थी, जो पहली विद्रोह था, वो हुआ, टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जुलाई 1830 में सबसे पहली अपराइजिंग शुरू हुई। द बोर्बोन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। तो 1815 में नेपोलियन के डेथ के बाद बोर्बोन किंग को फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया था ट्रीटी ऑफ वियना के हिसाब से। तो अब उनको फिर से रिवोल्यूशनरीज ने, जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने, उनको हटा दिया गया, उनको हटा दिया बोर्बोन किंग को। और साथ ही साथ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अनदर इवेंट विच मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड एलाइट ग्रुप इन यूरोप। और साथ ही साथ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीस ने भी अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्र करने के लिए नेशनलिस्ट फीलिंग को मोबिलाइज किया। जितने भी एजुकेटेड एलाइट थे, उन्होंने ग्रीस को इंडिपेंडेंट करने का सोचा ऑटोमन एम्पायर से। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया आइडिया ऑफ नेशन को इमर्ज करने में, कॉन्सेप्ट अवेयर करने में। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने ऐसे आर्ट्स बनाए, पोइट्री में ऐसी कविताएं लिखी गई, ऐसी कहानियाँ बनाई गई, ऐसे म्यूज़िक डेवलप किए गए जिससे कि नेशनल फीलिंग डेवलप हो, इस तरह की। रोमांटिसिज्म वॉज ए कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। और रोमांटिसिज्म को डेवलप किया गया जिसमें कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप किया गया। And language too played an important role in developing nationalist sentiments. Russian language was imposed everywhere. In 1830s, saw a rise in prices, bad harvest and poverty in Europe. Besides the poor, unemployed and starving peasants and even educated middle class revolted. और 1830 में prices के बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत बढ़ गई, फसलें ख़राब हो गई, यूरोप में बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ गई। बिसाइड्स द पुअर्स, अनएम्प्लॉयमेंट और स्टार्विंग पेजेंट्स एंड इवन एजुकेटेड मिडिल क्लासेस रिवोल्टेड। तो इसीलिए जो गरीब थे, जो अनएम्प्लॉयड थे, बेरोज़गार थे, जो किसान थे, जो भूखों मर रहे थे क्योंकि उनका हार्वेस्ट ख़राब हो गया, उनकी फसलें ख़राब हो गई, अकाल की समस्या थी, फैमीन हुआ, ग्रेट फैमीन हुआ था। तो और जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, उन सब लोगों ने विद्रोह कर दिया। और 1848 में अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस केम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। The issue of extending political rights to women became a controversial one. The conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848 but could not restore the older order. 1848 में लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस, जितने भी राजनीतिक एसोसिएशंस थे, पार्टीज़ थीं, वो फ्रैंकफर्ट में एक जगह इकट्ठी हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि सारे एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई जाए। और पॉलिटिकल राइट्स, जो विमेन को पॉलिटिकल राइट देने का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वन था, क्योंकि विमेन को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। 18 एडल्ट सफरेज था, लेकिन वो 21 साल से
बड़े 21 साल से ऊपर के जितने भी मेल थे उनको ये वोट देने का अधिकार दिया गया था. Conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848 but could not restore the older order. After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. और after 48 तो 1848 के बाद जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था इट मूव्ड अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशंस. तो अब वो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स बनाने के कॉन्सेप्ट से दूर हो गया, रिवॉल्यूशन से दूर हो गया, क्योंकि अब कंजर्वेटिज्म की फिलॉसफी ने एक स्ट्रॉन्ग मोड़ ले लिया था. अब आते हैं नेशन स्टेट्स में. यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन. तो आफ्टर 1848 nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state powers and achieving political domination over Europe. The unification of Italy and Germany came about through this process. तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे होता है हम ये देखते हैं. 1866 से 1871 ये पीरियड में पूरा जर्मनी यूनिफाइड हुआ. तो इन 1848 में मिडिल क्लास जर्मन्स ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट अंडर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट. तो मिडिल क्लास जर्मन्स ने 1848 में ट्राई किया कि जर्मन कन्फेडरेशन के डिफरेंट जो रीजन्स थे उनको एक नेशन के रूप में यूनाइट किया जाए और उनका एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो जो गवर्न हो. In Prussia, nation building acts were repressed by the combined forces of the monarchy and military and were supported by the large landowners called Junkers. तो प्रूशा में ये नेशनल बिल्डिंग एक्ट्स जितने भी नेशन जो ये फीलिंग्स थी मिडिल क्लास जर्मन्स ने ये उठाया था कि उस सारे जर्मन कन्फेडरेशंस के डिफरेंट रीजन को यूनाइट करने की, तो उसको दबाने की कोशिश की गई. कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की कैसे, जो राजा के कंबाइंड फोर्सेस थे, मिलिट्री थी और साथ ही साथ जितने भी लैंड ओनर्स थे, जो लैंडेड जेंट्री थी जिनको जंकर्स कहा गया, उन लोगों ने इस जो जर्मन यूनिफिकेशन के मूवमेंट को सपोर्ट किया. रिवॉल्यूशन टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट और प्रूशा ने इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को पूरा टुक ओवर किया. ऑटो वन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशा, वॉज द आर्किटेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग्स. तो प्रूशा ने फाइनली इस जो नेशन बिल्डिंग का मूवमेंट था कि जर्मन को पूरा यूनाइट किया जाए, उसमें उसने लीडरशिप ली. ऑटो वन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर थे प्रूशा के, वो इस पूरे प्रोसेस के आर्किटेक्ट थे नेशन बिल्डिंग की. प्रूशा इमर्ज विक्टोरियस आफ्टर फाइटिंग 3 wars over 7 years against the combined forces of Austria, Denmark and France, and the process of unification of Germany was completed. तो प्रूशा ने ये लीडरशिप ली फाइनली, और चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशा जो ऑटो वन बिस्मार्क थे, उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, 3 wars over 7 years. फर्स्ट थी ऑस्ट्रिया के साथ वॉर, डेनमार्क के साथ वॉर और फ्रांस के साथ. और फाइनली ये तीनों वॉर में प्रूशा इमर्ज्ड एज ए विक्टोरियस, प्रूशा की जीत हुई और जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ. ऑन 18 जनवरी 1871 द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय द जर्मन एम्परर काइजर विलियम I was declared in the Hall of Mirrors in the Palace of Versailles. और 18 जनवरी 1871 में नया जर्मन एम्पायर घोषित किया गया और उसका जो हेड बनाया गया, जो एम्परर था, उसको बनाया गया काइजर विलियम I को डिक्लेयर किया गया. और ये जो उसको जो एम्पररशिप जो इनकी ये कोरोनेशन होती है वो हुआ था हॉल ऑफ मिरर्स में इन द पैलेस ऑफ वर्साई. तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इस्टेब्लिश्ड प्रूशियन डोमिनेंस इन यूरोप. और जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद प्रूशा का डोमिनेंस पूरे यूरोप में हो गया. The new German Empire focused on modernizing the currency, banking, legal and judicial system. और न्यू जर्मन एम्पायर ने पूरे करेंसी को मॉडर्नाइज किया, क्योंकि अब हर जगह के अलग अलग जो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट करेंसी थी, तो अब एक ही तरीके की करेंसी होनी थी, एक ही तरीके का बैंकिंग होना है, लीगल और जुडिशियल सिस्टम भी एक तरह के होने थे. तो इस तरह से ये पूरा उन्होंने मॉडर्नाइज किया यूनिफिकेशन के बाद. अब आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली. तो इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 states, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था. और
उनमें ओनली सार्डिनिया पीडमोंट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस, और जो सदर्न सार्डिनिया पीडमोंट था वही इटालियन प्रिंसली हाउस से रूल होता था। नॉर्थ इटली ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में था, सेंट्रल पार्ट ऑफ इटली पोप के अंडर था, और सदर्न रीजन्स वेर अंडर द बोर्बोन किंग्स ऑफ स्पेन, और जो सदर्न उससे भी ज़्यादा सदर्न रीजन्स था वो बोर्बोन किंग ऑफ स्पेन के अंडर था। तो ड्यूरिंग द 1830s Giuseppe Mazzini formed a coherent program for uniting the Italian Republic and formed a secret society called Young Italy. तो 1830s में Giuseppe Mazzini ने एक प्रोग्राम इटालियन रिपब्लिक को यूनाइट करने के लिए प्रोग्राम बनाया था और एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी जिसका नाम था यंग इटली, लेकिन उसको दबा दिया गया। द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 एंड 1848 prompted King Victor Emmanuel II from Sardinia Piedmont to unify Italian states. तो रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स 1831 में हुए, 1848 में हुए, तो इनकी वजह से किंग विक्टर इमैनुएल II, जो कि सार्डिनिया पीडमोंट जो प्रिंसली, क्योंकि केवल सार्डिनिया पीडमोंट को ही इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहा था जिसके राजा थे किंग विक्टर इमैनुएल, तो किंग विक्टर इमैनुएल ने सोचा कि ये पूरे इटली को यूनाइट किया जा सकता है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट काउंट कैवोर लेड द मूवमेंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो सार्डिनिया पीडमोंट के जो चीफ मिनिस्टर थे काउंट कैवोर, उन्होंने ये पूरा यूनिफिकेशन ऑफ इटली का मूवमेंट को लीड किया। एंड इन द 1859 सार्डिनिया पीडमोंट विथ एन अलायंस विथ फ्रांस डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस, और 1859 में सार्डिनिया पीडमोंट ने फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया। और इन 1860 सार्डिनिया पीडमोंट्स फोर्सेस मार्च इनटू सदर्न इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड ड्रोव आउट द स्पेनिश रूलर्स। और 1860 में सार्डिनिया पीडमोंट की जो फोर्स थी, सेना थी, वो सदर्न इटली में घुस आई और उन्होंने टू सिसिलीज का जो किंगडम था, जो कि और वहाँ पे जहाँ पे स्पेन का रूल था, वो सारे को वहाँ से भगा दिया। तो इन 1861 में विक्टर इमैनुएल वॉज डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली एंड रोम वॉज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ इटली। और 1861 में विक्टर इमैनुएल, जो कि केवल सार्डिनिया पीडमोंट के रूलर थे, उनको पूरा यूनाइटेड किंगडम का, यूनाइटेड इटली का किंग बना दिया गया और रोम को उसकी कैपिटल सिटी बना दी गई। ब्रिटेन कैसे हुआ अब यूनाइट, ये देखते हैं। तो ब्रिटेन हैज़ अ डिफरेंट हिस्ट्री ऑफ हाउ इट कंसोलिडेटेड एज अ नेशन स्टेट विदाउट अपराइजिंग एंड रिवोल्यूशंस। तो ब्रिटेन थोड़ा सा इसमें अलग था, वहाँ पे कोई ऐसी अपराइजिंग्स नहीं हुई, कोई ऐसी क्रांति नहीं हुई, लेकिन यूनिफिकेशन हुआ। द ब्रिटिश आइल्स वॉज इनहेबिटेड बाई एथनिक इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश। तो जो ब्रिटिश आइल्स थे, जो 4 आइलैंड है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, वहाँ पे लोग थे, एथनिक लोग थे। इंग्लैंड में इंग्लिश थे, वेल्स में वेल्श लोग रहते थे, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश थे एंड आयरलैंड में आयरिश लोग रहते थे, और सबके एथनिक डिफरेंट कल्चर थे। तो इंग्लिश नेशन ग्रू मोर इन पावर एंड वेल्थ एंड इट बिगैन टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। धीरे धीरे इंग्लिश नेशन का पावर बहुत बढ़ा, उन्होंने कॉलोनीज वगैरह बनानी शुरू करी, उनकी नेवी बहुत अच्छी थी, उन्होंने अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में कॉलोनीज़ बनाई, तो उनका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा इंग्लैंड का। और उसके बाद जब पावर बढ़ा तो उसका प्रभाव जो बाकी आइलैंड्स थे उनमें उनका प्रभाव बढ़ गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट विथ इंग्लैंड एज द सेंटर केम इन 1688। अब सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट था इंग्लैंड का एज ए सेंटर, ये आया था 1688 पे, आफ्टर द पार्लियामेंट स्नैच्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। जब पार्लियामेंट ने वहाँ पे रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया था। द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ, जिसमें कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का यूनिफिकेशन हुआ और उसके यूनिफिकेशन से बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।
जिसको एन एक्ट ऑफ यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। टू एंश्योर द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, स्कॉटलैंड्स कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सप्रेस्ड। द ब्रिटिश imposed control over Ireland as well. Ireland was deeply divided into two groups, Catholics and Protestants. The English favored the Protestants and helped them establish their dominance over a largely Catholic Ireland. और अपने ब्रिटिश आइडेंटिटी के ग्रोथ के लिए स्कॉटलैंड्स कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी सप्रेस कर दिया गया। ये जब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना तो ब्रिटिश आइडेंटिटी की ग्रोथ को डेवलप करने के लिए स्कॉटलैंड के जो कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उसको दबाने की कोशिश की गई और ब्रिटिश ने कंट्रोल किया आयरलैंड पे भी। और आयरलैंड डीपली डिवाइडेड था टू ग्रुप्स में, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। तो इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट्स को फेवर किया और वहाँ पे उसकी जो लार्जली कैथोलिक आयरलैंड में काफ़ी अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया, अपना प्रभाव काफ़ी बढ़ा लिया। और 1801 में आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम आफ्टर अ फेल्ड आयरिश रिवॉल्ट। और 1801 में आयरलैंड के लोगों ने रिवॉल्ट किया, लेकिन उसको फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में फोर्सिबली अटैच कर लिया गया, मतलब कि उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। और द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन वर द इंग्लिश लैंग्वेज, द ब्रिटिश फ्लैग एंड द ब्रिटिश नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग। तो अब वो पूरा का पूरा जिसमें कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड ये सारे आ गए और इसमें जो सिंबल बना वो इंग्लिश लैंग्वेज बनाया गया और ब्रिटिश फ्लैग बनाया जिसको यूनियन जैक कहा गया एंड ब्रिटिश नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग ये बना। विजुलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब विजुलाइजिंग द नेशन, अब नेशन को कैसे हम विजुलाइज करते हैं, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है। तो नेशन वाज पर्सोनिफाइड इन द फीमेल फॉर्म बाय द आर्टिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। तो आर्टिस्ट ने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिन से नेशन को इमेजिन किया एज अ फीमेल फिगर। जैसे हम अपने देश को इमेजिन कैसे करते हैं, भारत माता, हम बोलते हैं कि हम भारत माता की संतान हैं, तो मतलब देश क्या है, भारत माता है। तो नेशन को पर्सोनिफाई किया गया फीमेल फॉर्म में। तो फीमेल एलेगरीज सच एज दैट ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक्स वर इन्वेंटेड। और जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी, जस्टिस, न्याय, रिपब्लिक, इन सब का जो सिंबल था वो फीमेल थी। इन जर्मनी, जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ नेशन। जर्मनी में जर्मेनिया को बनाया गया। फ्रांस में द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन वाज क्राइसिस्ड मैरियन को फ्रांस में मैरियन को बनाया गया और ये शी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। मैरियंस फैसेस और अ बंडल ऑफ रॉड्स with an axe in the middle was used to symbolize strength and unity. The red figurine cap signified freedom of a slave. It was also known as the Liberty Cap. French people wore these caps a few days before the storming of the Bastille. तो फ्रांस को फीमेल फिगर के तरह से बनाया गया, सिंबल किया गया मैरियन। तो और मैरियन के जो बंडल ऑफ रॉड्स थे विथ एन एक्स, उसको बनाया गया, सिंबलाइज किया गया कि ये स्ट्रेंथ इन यूनिटी है, यानी कि एकता में ही बल है। और जो लाल उसकी टोपी थी वो लिबर्टी कैप मानी गई। और जब बास्टाइल की स्टॉर्मिंग हुई थी तो यही लाल टोपी पहनकर उन लोगों ने बास्टाइल पे पूरी चढ़ाई कर दी थी। These symbols were usually popular images from everyday life that uneducated masses could easily identify with. और ये symbols काफ़ी popular images थे, everyday life में यूज़ होने थे और जो uneducated masses थे वो भी उसको आराम से आइडेंटिफाई कैसे कर सकते थे, क्योंकि सिम्बल्स का इम्पॉर्टेंस होता है, उसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सिम्बल से पिक्चर से वो फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। ड्यूरिंग रिवोल्यूशंस artists represented a nation as a person. This personification gave life to an abstract concept like a nation. और जब क्रांतियाँ हुई तो आर्टिस्ट ने नेशन को एज ए पर्सन की तरह रिप्रेजेंट किया, एज ए फीमेल फिगर की तरह किया। उनके लिए कविताएं बनी, पोइट्री बनी, आर्ट बना और इस तरह से पर्सनिफिकेशन ने एक नेशन को एक जिंदगी, एक जीवन की तरह से बताया। एक माँ है जो तड़प रही है, जंजीरों में बंधी है, इस तरह से।
इस तरह की फीलिंग्स के साथ उन्होंने नेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, अब दो चीज़ें हैं। एक्सेस ऑफ नेशनलिज्म क्या होगा कि हमारा नेशन आपके नेशन से अच्छा है, दूसरा देश मेरा देश दूसरे देशों के मुकाबले अच्छा है, इस तरह की जो फीलिंग थी, इसकी वजह से क्या हुआ, आगे चढ़ाइयाँ करनी शुरू की, वॉर होने शुरू हुए, दूसरी जगह कॉलोनीज बनानी शुरू हुई। तो इससे क्या हुआ, नेशनलिज्म और ने क्या किया, पेव द वे फॉर इम्पीरियलिज्म, और इम्पीरियलिज्म की वजह से अल्टीमेटली हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखना पड़ा। तो अब आते हैं नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म को थोड़ा समझते हैं। थ्रू द 18th एंड मिड 19th सेंचुरी यूरोप वॉज मार्क्ड बाय अ लॉट ऑफ केओस एंड टर्मोइल। 18 और मिड 19th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा केओस था, टर्मोइल यानी कि अराजकता थी, उथल पुथल थी। 1871 में, आफ्टर 1871 there was a significant change in the concept of nationalism in Europe। 1871 के बाद वहाँ पे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी उभर के आ गया था। नेशनलिस्ट ग्रुप्स इन यूरोप हैड बिकम इंक्रीजिंगली इनकम्पैटिबल विथ ईच अदर एंड वर कॉन्स्टेंटली इन कन्फ्लिक्ट। अब ये नेशनलिज्म की फीलिंग इतनी ज़्यादा एक्सेस थी कि कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ। मेजर यूरोपियन पावर्स नेम रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी began taking advantage of nationalism in Europe to materialize their aims for imperialism। अब ये रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी के जो एम्पायर्स थे, उन्होंने अपने नेशनलिज्म का एडवांटेज के लिए कि देश के लिए लड़ना, ये करके उन्होंने दूसरे जगहों पे अपनी इम्पीरियलिज्म के उद्देश्य को पूरा करने को मटेरियलाइज किया। तो यूरोपियन पावर्स साइटेड द मच डिस्टर्ब्ड बाल्कन रीजन्स टू फुलफिल देयर इम्पीरियल गोल्स। तो यूरोपियन पावर ने जो बाल्कन रीजन था, बहुत ही सारे एथनिक ग्रुप्स का वहाँ पे कलेक्शन था एक तरह से। उस रीजन में बहुत सारे एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। द बाल्कन रीजन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ आवर टाइम्स, जैसे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो सब पहले बाल्कन रीजन में आते थे। तो ये सारे बाल्कन रीजन्स में सब लोग उस बाल्कन रीजन पे कंट्रोल पाना चाहते थे। ये सारे जो यूरोपियन पावर्स थे, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ये अल्टीमेटली इसने फाइनली वर्ल्ड वॉर को फर्स्ट को कॉज किया। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे यूटोपियन विजन। तो यूटोपियन विजन क्या है, इट रिफर्स टू अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यूटोपिया यानी कि वैसा साम्राज्य, वैसा आदर्श साम्राज्य जहाँ पे सब जगह लव हो, हाँ, कोई भी परेशानी ना हो। तो ये जो कि ऐसा समाज है जो कि अनलाइकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म, it refers to a system of rule that has no restraints on the power exercised। अब यूटोपियन विजन को हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ राम राज्य आ गया, तो एक आदर्श विजन है राम राज्य, जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, कोई किसी को दुख है नहीं है, कोई जनता को पीड़ा नहीं हो रही है, इस तरह की चीज़ें हैं। राजा है जो सबका ध्यान दे रहा है। तो ये इस तरह का एक आदर्श विजन है, आइडियल सोसाइटी का विजन है। अब आता है एब्सोल्यूटिज्म। इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है कि जो राजा का ऑटोक्रेटिक रूल होता है उसमें कोई भी रिस्ट्रेंट्स या कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्लेबिसाइट, the direct vote of all the members of an electorate of an important public question such as a change in the constitution। प्लेबिसाइट ये है कि लोगों का जो मेंबर्स जो है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो डायरेक्ट वोट कर सकते हैं किसी एक पब्लिक क्वेश्चन पे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना है तो वोटिंग के थ्रू होती है। तो डायरेक्ट वोटिंग जो होती है उसको प्लेबिसाइट कहा जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, an uprising in France against the monarchy from 1789 to 1799 which resulted in the establishment of France as a republic। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। एक अपराइजिंग थी फ्रांस में जिसमें कि फ्रांस के एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया था, वहाँ के राजा को एग्जीक्यूट कर दिया गया था और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था। नेशनलिज्म क्या है? एन आइडियोलॉजी विच एम्फेसाइजेस फेथफुलनेस, डिवोशन,
or allegiance to a nation or nation state and holds that such obligations outweigh other individual or group interest. तो नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसमें एम्फेसाइज किया जाता है कि आप अपने देश के प्रति वफादार हो, देश के प्रति आपको प्यार हो, देश के प्रति आप लॉयल्टी रखें, और ये सारे ऑब्लिगेशंस जितने भी हैं वो किसी भी इंडिविजुअल और ग्रुप के इंटरेस्ट से देश सबसे बड़ा है, इस तरह की फीलिंग्स है, ये आइडियोलॉजी है। नेशन स्टेट क्या है? अ स्टेट दैट एस्टैब्लिशेस इटसेल्फ एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंड जोग्राफिकल एंटिटी एंड फंक्शन एज ए कंप्लीट एंड सॉवरेन टेरिटोरियल यूनिट। दिस कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड इन द 19th सेंचुरी यूरोप एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। अब नेशन स्टेट क्या है? नेशनलिज्म की वजह से जो स्टेट डेवलप होता है जिसमें कि एक सेपरेट पॉलिटिकल और जोग्राफिकल एंटिटी है जो कि अपने आप में सोवरेन है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। Modern state, a state in which sovereignty is exercised by a centralized power over a specific territory and population. Modern state क्या है? जहाँ पे sovereignty जो होती है एक सेंट्रलाइज पावर से के द्वारा एक्सरसाइज होती है। जैसे सेंट्रल, हर एक स्टेट का एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो पूरी तरह से सॉवरेन है। लिबरल, उस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है, किसी दूसरे कंट्री का कोई अधिकार नहीं है। Liberal nationalism, it is a form of nationalism which means individual freedom, equality before law, government by consent, freedom of markets, abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. तो liberal nationalism क्या है? ये है जिसका मतलब है कि लोगों के पास आज़ादी हो, अपनी बातें ओपिनियन कहने की आज़ादी हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। गवर्नमेंट बाय कंसेंट यानी कि जो सरकार चलेगी वो सहमति, सबकी सहमति से चलेगी। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स रहेगा, मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। गुड्स का मूवमेंट आराम से हो सकता है, गुड्स और कैपिटल की मूवमेंट हो सकती है। और स्टेट इम्पोज जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो एबॉलिस्ड हों, वो ख़त्म हो। नेपोलियनिक कोड क्या है? ये सिविल कोड है 18 जो नेपोलियन ने 1804 में लागू किया था, और इस कोड ने सारे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ उसको हटा दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ इस्टेब्लिश की और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों को अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार दिया गया। सर्वडम को ख़त्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए, यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर सिस्टम बनाया गया, गिल्ड सिस्टम को रिमूव किया गया। ज़ोल्वेरिन क्या है? तो ज़ोल्वेरिन अ कस्टम यूनियन फॉर्म्ड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशा। इट एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो ज़ोल्वेरिन एक कस्टम यूनियन था जो कि 1834 में फॉर्म किया गया। किसके इनिशिएटिव पे? प्रूशा के इनिशिएटिव। प्रूशा आप मानो कि अब जर्मनी है, आज का जो जर्मनी है वही पहले प्रूशा था। इट एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, इसने टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म कर दिया, और जो करेंसीज चल रहे थे उस एरिया में 32 से रिड्यूस कर दिया गया 2 करेंसी में। हैब्सबर्ग एम्पायर, ये एम्पायर जिसने कि ऑस्ट्रिया हंगरी को रूल किया, इंक्लूडिंग द अल्पाइन रीजन्स ऑफ टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड एंड बोहेमिया। ऑटोमन एम्पायर क्या है? अ फॉर्मर टर्किश एम्पायर, तुर्क का जो एम्पायर था, रूल्ड बाय द खलीफा के द्वारा वो रूल होता था। द स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल हेड ऑफ मुस्लिम्स, और खलीफा क्या थे? स्पिरिचुअल और टेम्पोरल यानी कि पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल को आप आध्यात्मिक जो हेड थे वो थे। आइडियोलॉजी, तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपको एग्ज़ाम्स के टाइम में हेल्प करेंगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थॉरोली पढ़िए, एनसीईआरटी के बुक्स को थॉरोली पढ़िए, और जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ में आते हैं उसके लिए ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट अगेन।